Okay, so we are dealing with the unit 3 of entrepreneurship development. In this, we will study the few more topics which are left, and then your unit 3 will be completed. So under this, the next topic we are going to study is the stages in starting the new enterprises और creating the entrepreneur venture. ठीक है, जब आप एक न्यू वेंचर, एक न्यू entrepreneurship स्टार्ट करने जाते हैं तो उसकी क्या स्टेजेस होते हैं, आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, ठीक है, आपको कितने स्टेजेस हो सकते हैं, वो हम चीज़ें यहाँ करेंगे, रीड करेंगे. सो देर आर द 3 स्टेजेस. फर्स्ट वन इज द प्री लॉन्च स्टेज, सेकेंड वन इज द लॉन्च स्टेज, थर्ड वन इज द पोस्ट लॉन्च स्टेज. जैसे हम क्या करते हैं, आपका प्रोडक्ट लॉन्चिंग होती है ना, तो कैसे होती है, सबसे पहले क्या होता है, लॉन्च के लिए प्लानिंग होता है, प्री प्लानिंग होती है, दैट इज नोन एज अ प्री लॉन्च स्टेज. सेकेंड स्टेज में क्या होता है, हम लोग फाइनली लॉन्च करने के लिए क्या करते हैं, हमारा जो भी प्रोसेस है वो हम इम्प्लीमेंट करते हैं, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं, प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं मार्केट में, एंड देन मार्केट में प्रोडक्ट सेल होता है. देन आफ्टर पोस्ट लॉन्च स्टेज में क्या करते हैं, वी विल कलेक्ट द फीडबैक फ्रॉम द कस्टमर, फ्रॉम द रिटेलर शॉप्स, ठीक है, एंड अदर जो शॉप्स हैं वहाँ से क्या करते हैं, हम लोग कलेक्ट करते हैं फीडबैक कि हाँ, आपका जो प्रोडक्ट है, जो आपने अभी नया लॉन्च किया है या आपने जो नया एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट किया है, उसके प्रोडक्ट्स मार्केट में कितने बिक रहे हैं. ठीक है, सो लेट अस स्टडी ऑल ऑफ दिस इन डिटेल. सो द फर्स्ट वन इज दैट इज द प्री लॉन्च स्टेज. ठीक है, सो प्री लॉन्च स्टेज में क्या करते हैं, आप किसी भी चीज को लॉन्च करने से पहले या किसी भी काम को करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, उससे रिलेटेड हम लोग इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं. सो इट इन्वॉल्व्स द कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन थ्रू द वेरियस सोर्सेज लाइक प्राइमरी सोर्सेज, सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ डेटा. ठीक है, प्राइमरी सोर्सेज क्या होते हैं, व्हाट आर द प्राइमरी सोर्सेज? So have you studied the types of data or types of sources of data? Have you read in RM? Primary and secondary data. हाँ, तो वही तो पूछ रही हूँ, प्राइमरी, व्हाट कम्स अंडर द Primary, प्राइमरी? ma'am, like survey. सर्वे में कौन कौन से टाइप Secondary, के सर्वे? मैम लाइक जो हम किसी से मीन्स माउथ टू माउथ लाइक उससे पूछते हैं किसी भी चीज़ के लिए रिगार्डिंग एनी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन वी डायरेक्टली कॉन्टेक्ट विद कंज्यूमर्स और एनी So, पर्सन. yeah, good. So primary sources are those sources which is collected, in which the data are collected with the contact. ठीक है, जैसे आपका इंटरव्यू हो गया, आपका क्वेश्चनर हो गया, आपका ऑब्जर्वेशन हो गया. ठीक है, सो ये क्या है, आपके प्राइमरी सोर्सेस ऑफ डेटा हैं. ठीक है, नाउ व्हाट कम्स अंडर द सेकेंडरी सोर्सेज, ऐसे सोर्सेस ऑफ डेटा जो हम क्या करते हैं, ऑलरेडी किसी अदर पर्सन ने उस डेटा को कलेक्ट किया है, उसके ऊपर रिपोर्ट प्रिपेयर कर दिया, उन चीज़ों को हम क्या करते हैं, एज अ डेटा लेते हैं, दैट इज नोन एज योर सेकेंडरी डेटा. लाइक आपका कोई रिपोर्ट है, कोई जर्नल है, कोई टेबल है, कोई चार्ट है. ठीक है, ये क्या आपके सेकेंडरी सोर्सेज हैं. ठीक है, सो प्री लॉन्च स्टेज में हम लोग क्या करते हैं, वी विल कलेक्ट ऑन ऑल द इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू आवर बिजनेस, आवर एंटरप्रेन्योरशिप, या फिर हम जो प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हैं उससे रिलेटेड. एंड देन ये क्या करते हैं, सारे डेटा को हम लोग कलेक्ट करते हैं आइदर थ्रू द प्राइमरी सोर्सेज और थ्रू द सेकेंडरी सोर्सेज. एंड दिस इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रिटिकल स्टेज और क्रिटिकल स्टेप. सो हियर क्या क्या जरूरत है हमको, इस प्री लॉन्च स्टेज में हमको सबसे पहले चाहिए एंटरप्रेन्योरशिप स्किल या एंटरप्रेन्योर स्किल चाहिए, कि हम कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हमको बिजनेस अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करने एंड एनालाइज करने की स्किल होनी चाहिए, कि एट प्रेजेंट मार्केट में डिमांड और सप्लाई के बीच क्या गैप है, या डिमांड या फिर कस्टमर का जो नीड है. ठीक है, सॉरी, व्हाट वी कैन से, आपका जो सप्लाई है, मार्केट में जो सप्लाई है एंड कस्टमर की नीड, इन दोनों के बीच क्या डिफरेंस है या क्या गैप है, उसको हम लोग एज अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई कर सकें एंड एनालाइज कर सकें. सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट स्किल रिक्वायर्ड एट दिस स्टेज. एंड नेक्स्ट इज कौन कौन से फंक्शनल एरियाज कवर्ड होते हैं अंडर द प्री लॉन्च स्टेज, आपका मार्केटिंग एंड फाइनेंस, बिकॉज आप न्यू बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको फंड्स की जरूरत है. एंड मार्केटिंग वाई, बिकॉज अल्टीमेटली आपका प्रोडक्ट जो है मार्केट में जाएगा, तो आपको किस टाइप के मार्केटिंग स्ट्रेटेजी चाहिए, आपको कौन सा एसटीपी, सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजीशनिंग मेथड यूज करना है. ठीक है, कौन से लोगों को सर्व करना है, किस टाइप के लोगों के लिए आप प्रोडक्ट बना रहे हो, यंग पीपल के लिए बना रहे हो, ओल्ड एज पीपल के लिए बना रहे हो, चिल्ड्रंस के लिए बना रहे हो, और जो न्यू बॉर्न है उनके लिए बना रहे हो. ठीक है, सो फोरकास्टिंग स्किल इज ऑल्सो रिक्वायर्ड एट दिस स्टेज. फोरकास्ट करते हैं हम लोग, क्या का फोरकास्ट करते हैं, दैट दिस प्रोडक्ट विल सेल इन द मार्केट, सेल होगा नहीं होगा, कितना डिमांड है, कितना सप्लाई है, कितना हमको फाइनेंस की जरूरत है, फंड्स की जरूरत है, कहाँ से हमको कौन कौन से न्यू फीचर्स ऐड करने हैं प्रोडक्ट में, कहाँ से हमको फंड रेज करने हैं. ठीक है, ये सब क्या है, फोरकास्टिंग स्किल की जरूरत पड़ती है. सो अंडर दिस स्टेज हम लोग बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, जैसे आइडेंटिफाई, एनालाइज एंड डिसाइड ऑन द बिजनेस आइडिया. ठीक है, जनरल टर्म्स है. नेक्स्ट इज एनालाइज द स्ट्रेंथ, वीकनेस एंड अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट
नेक्स्ट इज एनालाइज द कंपटीशन एंड सेलेक्ट करते हैं हम लोग कौन सी पोजीशनिंग स्ट्रेटजी वी वांट टू यूज फॉर द लॉन्च ऑफ आवर प्रोडक्ट। नेक्स्ट इज एस्टिमेट करते हैं या फोरकास्ट करते हैं हम लोग मार्केट साइज को, ग्रोथ को, मार्केट फिजिबिलिटी को, विच इन्वॉल्व्स इन द मेजरमेंट ऑफ डिमांड एंड सप्लाई गैप, जो मैंने पहले यहाँ पे बताया आपको। ठीक है। नेक्स्ट इज वेदर टू बी एन एंसिलरी यूनिट। व्हाट इज एंसिलरी यूनिट? अभी मैंने थोड़े दिन पहले लेक्चर्स में पढ़ाया था व्हाट इज एंसिलरी यूनिट या एंसिलरी इंडस्ट्री क्या होता है। व्हाट इज एंसिलरी यूनिट और एंसिलरी इंडस्ट्री? टेल मी क्विकली। नो वन इज देयर। मैम डोंट नो। और अदर लोग, अदर पीपल, टेल मी क्विकली, यू नो और डोंट नो। जो लेट इट नेसेसरी सपोर्ट करते हैं सपोर्ट टू industries or your work regarding any quite type of work. quite close. Okay, let me explain. So ancillary units are those units or those industries which produces the product for large scale industry। ठीक है। so large scale industry में क्या होता है, कोई एक बड़ा प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं उसमें सारे प्रोडक्ट्स खुद से नहीं बनाते हैं। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज वो क्या करते हैं, जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स हैं या कुछ ऐसी चीजें हैं जो वो बाहर से प्रोक्योर कर सकते हैं, उनको क्या करते हैं वो इसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से प्रोक्योर कर लेते हैं। सो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री यहाँ क्या बन जाती है, एंसिलरी यूनिट या एंसिलरी इंडस्ट्री बन जाती है। समझ में आया व्हाट इज एंसिलरी यूनिट? अंडरस्टूड? Yes, ma'am. Next is it will understand the technology process and selection of an idea. It will decide on the size of enterprise। ठीक है, कौन से साइज का enterprise होगा in the terms of production capacity, in terms of employees। ठीक है, large scale, small scale, ड्रोन है, फेबियन है, इमिटेशन है, किस टाइप की इंडस्ट्री है आपकी। सो दिस इज ऑल्सो डिसाइड ऑन लोकेशन ऑफ वेंचर, कि आपका जो लोकेशन है, आपके बिजनेस का लोकेशन कौन सा होगा, आप कहाँ पे इंडस्ट्री सेटअप करेंगे। दिस विल ऑल्सो आइडेंटिफाई द इंसेंटिव्स, कि गवर्नमेंट ने क्या क्या इंसेंटिव्स दे रही है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने के लिए। दिस विल ऑल्सो अंडरस्टैंड, इस स्टेज में हम लोग क्या करते हैं, कुछ जो भी रिलेवेंट लॉज होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं रिलेटेड टू द इंडस्ट्री और बिजनेस, जो गवर्नमेंट ने बनाई है, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और अदर एजेंसीज हैं, एनजीओ हैं, इसके थ्रू क्या हो, लोगों को, कम्युनिटी को प्रॉब्लम ना हो, जो एनिमल्स हैं उनको साथ किसी टाइप की क्रुएलिटी नहीं होनी चाहिए, इन्वायरमेंट को पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए। ये सारे जो लॉज हैं वो सारे लॉज को क्या करना है, हमको कंप्लाई करना है। एंड ऑल्सो एनालाइज द बिजनेस अपॉर्चुनिटी को एज एन आइडिया हम लोग एनालाइज करेंगे इन द टर्म्स ऑफ प्रॉफिट, कॉस्ट, एक्सपेंडिचर, इनकम, सेल्स एंड मार्केट शेयर। ठीक है। एंड एस्टिमेशन ऑफ मैन पावर रिक्वायरमेंट, बिकॉज अल्टीमेटली काम कौन करेगा, लेबर करेगा या एम्प्लॉयज करेगा, तो हमको उनको भी हायर करना है, तो उनका भी एस्टिमेशन करना पड़ता है। ठीक है। सो ये आपके सारे प्री लॉन्च स्टेज के प्रोसेसेस या फंक्शंस हैं। नाउ कम्स टू द सेकंड स्टेज, दैट इज लॉन्च स्टेज। आप क्या करने वाले हो, आप प्रोडक्ट को लॉन्च करने वाले हो आपके अपने मार्केट में। सो उस स्टेज में क्या क्या होता है, ऑपरेशनल एक्शन एंड डिसीजंस आर टेकन। ऑपरेशनल एक्शन मींस आपका जो प्रोडक्शन यूनिट अब स्टार्ट हो गया है, सो दिस विल रिक्वायर्स अ मैनेजरियल स्किल ऑफ कोऑर्डिनेशन विद वेरियस एजेंसीज। ठीक है, वेरियस एजेंसीज है या फंक्शनल डिपार्टमेंट है, ठीक है, सबके साथ क्या होगा, आपको कोऑर्डिनेशन करने के लिए मैनेजमेंट स्किल या मैनेजरियल स्किल की जरूरत है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल्स आर रिक्वायर्ड, बिकॉज आपका जो प्रोजेक्ट है या बिजनेस यूनिट है वो स्टार्ट हो गया, तो आपको उसको मैनेज करने के लिए भी स्किल की रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट इज देर इज अ लीड टाइम फ्रॉम प्लानिंग टू द इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, प्लानिंग से लेके इम्प्लीमेंटेशन तक आपको क्या करना चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा लीड टाइम लेके चलना चाहिए। एंड देर इज अ क्लोज मॉनिटरिंग हैज टू बी मेड टू सी टू द लॉन्च एज पर द प्लान, की क्लोज मॉनिटरिंग होनी चाहिए कि आपका जो लॉन्च है क्या वो एज पर द प्लान हुआ है या नहीं हुआ है, या फिर प्रॉब्लम हो गया या डिले हो गया। अगर डिले होता है तो डिले इन लॉन्च विल इंक्रीज द कॉस्ट। ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, सो विच विल अल्टीमेटली इम्पैक्ट ऑन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, या फाइनेंसेस जो है वो इंक्रीज हो जाएंगे, या कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट वो इंक्रीज हो जाएगा। एंड अदर फंक्शंस क्या है, दैट इज सिलेक्शन ऑफ द नेम ऑफ एंटरप्राइज, भी हम इसी स्टेज में करते हैं। ठीक है, कोई पर्टिकुलर अगर नया एंटरप्राइज है तो उसका हम नेम यहाँ सेलेक्ट करेंगे। हायरिंग एंड कंस्ट्रक्शन करते हैं बिल्डिंग का, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं, लेआउट बनाते हैं, और उसका प्लान करते हैं, लोकेशन सेलेक्ट करते हैं। फिर डिसाइडिंग ऑन द ओनरशिप, की कौन सा टाइप का ओनरशिप हम करना चाहते हैं, रजिस्ट्रेशन ऑफ द फॉर्म। ठीक है, एंड द प्रिपरेशन ऑफ द बिजनेस प्लान एंड प्रोजेक्ट रिपोर्ट, डिसाइडिंग ऑन द प्रोडक्ट मिक्स, कौन सा प्रोडक्ट मिक्स हम बनाएंगे या फिर उसको कौन से लोगों को सर्व करेंगे, मार्केट कौन सा है जिसको हमको सर्व करना है, एप्लीकेशन फॉर द लोन टू द बैंक्स। ठीक है, एंड रेजिंग ऑफ फाइनेंस, की फाइनेंस और फंड्स हम कहाँ से रेज करेंगे। फिर नेक्स्ट इज रीऑर्डरिंग एंड इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी, बिकॉज यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो लॉन्च स्टेज है ना, यहाँ पे हम क्या करें, हायरिंग एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग कर रहे हैं, तो बिल्डिंग के अंदर क्या करना पड़ेगा, वो मशीनरीज लगानी पड़ेगी फॉर प्रोडक्शन। ठीक है, ताकि हम प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सकें। रिक्रूटमेंट ऑफ पीपल, आप पीपल को रिक्रूट करोगे। ठीक है, फाइनली
देखो फर्स्ट स्टेज में हम सिर्फ एस्टिमेशन कर रहे हैं कि हमको कितना मैन पावर चाहिए, बट सेकेंड स्टेज में हम लोग क्या कर रहे हैं, फाइनली रिक्रूटमेंट करेंगे करेंगे लेबर एंड एम्प्लॉयज का एंड अदर अदर एग्जीक्यूटिव्स का, एंड डिसाइडिंग ऑन द चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिर्फ डिसाइड कर लेंगे कि हमको कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल फॉलो करना है अपने प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाने के लिए। नेक्स्ट, सोर्सेज ऑफ रॉ मटेरियल कहाँ से होगा, उसको हमको फाइनलाइज करेंगे एंड परचेज करेंगे फाइनली। ठीक है, नाउ नाउ फाइनली आपका प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा एट दिस स्टेज एंड द प्रोडक्ट्स टू बी मेड अवेलेबल इन द मार्केट। ठीक है, सो ये सब लॉन्च स्टेज में होता है। नाउ कम्स टू द थर्ड, दैट इज अ पोस्ट लॉन्च स्टेज। ठीक है, अभी आपका प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च हो गया है, कस्टमर उस प्रोडक्ट को खरीदने लग गए हैं, तो अभी पोस्ट लॉन्च लॉन्च होने के बाद क्या क्या स्टेप्स फॉलो होते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट वन अंडर दिस, आफ्टर द लॉन्च ऑफ द बिजनेस द जेस्टेशन जो पीरियड है वो वेरी करता है फ्रॉम 1 to 3 ईयर्स। जैसे जेस्टेशन पीरियड क्या होता है, जैसे कि आपने आज अपना प्रोडक्ट इंडस्ट्री सेटअप करना स्टार्ट किया। ठीक है, आपने क्या किया, लैंड प्रोक्योर किया, लेआउट बनाया, बिल्डिंग मशीनरीज है ये सब प्रोक्योर किया, से लेके आपका जिस दिन फाइनल प्रोडक्ट बनना स्टार्ट होता है। ठीक है, जिस दिन आपका फाइनल प्रोडक्ट बनना स्टार्ट होता है, तो ये टोटल जो टाइम होता है, इस टाइम को बोलते हैं हम लोग जेस्टेशन पीरियड या जेस्टेशन टाइम। ठीक है, सो ये आपका जेस्टेशन टाइम है वो क्या होता है, वेरी करता है यूजुअली 1 to 3 ईयर्स के लिए। तो इस टाइम पे हमारे पास फंड्स होने चाहिए, इस टाइम को हमको मैनेज करने आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इज प्रोविजनल सर्टिफिकेट्स इज वैलिड फॉर 1 ईयर, बिकॉज देखो इनिशियली बिजनेस स्टार्ट करने से पहले हमको एक रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है टू द DIC, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर में। ठीक है, सो डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर में पहले क्या होता है, एक प्रोविजनल लेटर मिलता है। जैसे आप लोग भी पास आउट हो गए, तो पहले अगर आपको इमीडिएटली डिग्री नहीं मिलती है, आपको एक प्रोविजनल डिग्री मिलती है जो 1 साल वैलिड होती है। ठीक है, फिर आफ्टर दैट क्या होता है कि आपका एक मेन डिग्री बन के आता है। इन द सेम वे क्या होता है, आपका इंटरप्राइज जब स्टार्ट होता है तो उसको एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिलता है जो वैलिड होता है फॉर 1 ईयर, कि 1 ईयर तक वो बिजनेस ऑपरेट कर सकते हैं। फिर आफ्टर द दिस कंप्लीशन ऑफ दिस ईयर, ये जो फर्स्ट 1 ईयर कंप्लीट हो जाता है, तो हम एक परमानेंट सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करते हैं। कहाँ से, हम लोग डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर में, वहां से हमको एक परमानेंट सर्टिफिकेट मिलता है कि दैट दिस इज द नेम ऑफ अवर फर्म एंड हम ये प्रोडक्ट बनाते हैं एंड ये हमारा रजिस्ट्रेशन है। एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है एंड एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलता है। ठीक है, नाउ एंटरप्रेन्योर हैज टू मेक अ प्लान एंड प्रिपेयर फॉर द क्रिटिकल पीरियड। ठीक है, उसको प्लान भी बनाना है, प्रिपेयर भी करना है, एंड प्रॉफिट विल स्टार्ट फ्लोइंग। ठीक है, प्रॉफिट जो है अर्न करना स्टार्ट हो जाएगा, बिकॉज अब प्रोडक्ट लॉन्च हो गया है, अब मार्केट में प्रोडक्ट की सेल हो रही है, कस्टमर प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, तो क्या होगा, हमारा सेल इंक्रीज होगा तो प्रॉफिट आएगा। सो ऑल द बिजनेस में नॉट बी सक्सीड, सो द मेंटल प्रिपरेशन फॉर अ फेलियर। ठीक है, आप सब बिजनेस क्या होते हैं, सक्सीड नहीं होते, कॉमन सी बात है। इफ देर इज अ सक्सेस देन देर इज अ फेलियर, दोनों क्या है, टू फेसेस ऑफ अ कॉइन है। ठीक है, सो हमको मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए कि हो सकता है हमको सक्सेस नहीं फेलियर भी मिले, तो अगर फेलियर है तो हमको एग्जिट मोड के बारे में भी नॉलेज होना चाहिए, एग्जिट प्लान भी होना चाहिए, जैसे बोलते हैं ना प्लान बी होना चाहिए। ठीक है, एंड टीदिंग प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, मीन जो हमारे जो प्रॉब्लम एरियाज आ रहे थे, ठीक है, जो अप एंड डाउन आ रहे थे, उसको सॉल्व करना है। सिस्टम्स टू बी डेवलप फॉर इन ऑल द एरियाज ऑफ मैनेजमेंट, फीडबैक होना चाहिए प्रोडक्ट से रिलेटेड, कस्टमर फीडबैक है, एम्प्लॉय से भी फीडबैक ले सकते हैं आप। चेंजेस को इंट्रोड्यूस करना है अगर हमको किसी पर्टिकुलर प्रोसेस में या प्रोडक्ट में अगर चेंजेस करने हैं, एंड एक्सपेंशन डिसीजन। ठीक है, अगर हमारा बिजनेस अच्छा वर्क कर रहा है, हमको प्रॉफिट अर्न हो रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हैं। So this is about the 3 stages, that is pre-launch, launch and post-launch stages. Have you understood? समझ में आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, समझ में आया? ओके, नेक्स्ट इज इन्वायरमेंटल स्कैनिंग। ठीक है, सो इन्वायरमेंटल स्कैनिंग दिस इज ऑल्सो नोन एज अ इन्वायरमेंटल एनालिसिस। ठीक है, स्कैनिंग भी बोलते हैं, एनालिसिस भी बोलते हैं। ठीक है, सो इन्वायरमेंटल एनालिसिस क्या होता है कि जिसमें हम लोग क्या करते हैं, सारे कंपोनेंट्स जो हैं बिजनेस के, इंटरनल कंपोनेंट्स, इंटरनल फैक्टर्स एंड अदर जो भी फैक्टर्स हैं जो किसी बिजनेस के परफॉर्मेंस को या फिर किसी बिजनेस का जो रनिंग प्रोसेस है उसको अफेक्ट करते हैं, उन सारी चीज़ों को हम लोग क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं। दैट इज नोन एज द इन्वायरमेंटल एनालिसिस और इन्वायरमेंटल स्कैनिंग। ठीक है, so environmental analysis is described as a process which examines all the components, internal and external, that has an influence on the performance of business or performance of the organization. Just like internal components क्या होते हैं, आपका strength and आपके weaknesses, business के, आपके business के पास क्या strength है, क्या weaknesses है, वो internal components हो गया। And what are the external components will represent opportunity and threat which is available in the market or which is prevalent in the market, that is known as external component। ठीक है, सो अगर आपको इन्वायरमेंटल स्कैनिंग परफॉर्म करनी है तो हमको एक टीम बनानी पड़ेगी, एक कांस्टेंट स्ट्रीम ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, एक इंफॉर्मेशन होना चाहिए कांस्टेंट, को एक सोर्स होना चाहिए जिससे हमको पता चले कि क्या क्या मार्केट में अपॉर्चुनिटी चल रही है, क्या थ्रेट्स है, हमारे पास क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेसेस है, क्या हम अपने वीकनेसेस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्या जो मार्केट में जो थ्रेट है वो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी बन सकता है या नहीं। एंड आफ्टर दैट वी नीड टू फाइंड आउट द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन फॉर आवर ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज नोन एज द इन्वायरमेंटल स्कैनिंग।
ठीक है। सो इन्वायरमेंटल स्कैनिंग का काम करने के लिए एक स्ट्रेटेजिक प्लानर होता है, ठीक है, एक अनदर एक्सटर्नल एम्प्लॉय होता है या इंटरनल भी हो सकता है, एन एग्जीक्यूटिव हु इज नोन एज द स्ट्रेटेजिक प्लानर, हु यूजेस द इन्फॉर्मेशन, ठीक है, वो जो सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ जो गैदर हुए वो सारे इन्फॉर्मेशन को गैदर करता है, एनालाइज करता है, एंड देन फाइनली क्या करता है, फोरकास्ट करता है ट्रेंड फॉर फ्यूचर एडवांसमेंट, ठीक है, फ्यूचर में उनको क्या एडवांसमेंट करना है उससे रिलेटेड क्या करता है, वो ट्रेंड्स को फोरकास्ट करता है, दैट इज नोन एज द इन्वायरमेंटल सॉरी स्ट्रेटेजिक प्लानर और इन्वायरमेंटल प्लानर, ठीक है। सो अंडर इन्वायरमेंटल स्कैनिंग वी डू द पेस्टल एनालिसिस, PESTLE पेस्टल एनालिसिस, ठीक है। सो बहुत सारे फैक्टर्स है जो अफेक्ट करते हैं बिजनेस को, ठीक है, एंड उनका हम एक एक्रोनिम बना दिया, दैट इज नोन एज द पेस्टल, ठीक है। सो क्या क्या है, P फॉर पॉलिटिकल, E फॉर इकोनॉमिक, S फॉर सोशल, T फॉर टेक्नोलॉजिकल, L फॉर लीगल एंड E फॉर इन्वायरमेंटल, ठीक है, ये सारे एनालिसिस हैं। सो पेस्ट भी है एक एनालिसिस, PEST पेस्ट, विच इज ऑल्सो एन इन्वायरमेंटल एनालिसिस करने का एक टेक्निक है, विच इज शॉर्टर फॉर्म ऑफ दिस पेस्टल, ठीक है। तो पेस्ट में क्या क्या होगा, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड टेक्निकल, ठीक है। यहाँ पे दो जो फैक्टर्स हैं एक्स्ट्रा, दैट इज लीगल और इन्वायरमेंटल, ये तो नहीं है। बेसिकली जो पेस्ट है वो शॉर्टर वर्जन है कहना चाहिए पेस्टल का, ठीक है। तो पहले क्या होता था, पेस्ट यूज होता था, बट आफ्टर द लाइक डिजिटल रिवॉल्यूशन क्या हुआ, कुछ लीगल फ्रेमवर्क्स भी आने लगे, तो लीगल फैक्टर्स भी इंक्लूड होते गया, इन्वायरमेंटल बिकॉज इन्वायरमेंट भी बहुत पॉल्यूट होता है, सो कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी इंक्लूड होते गए, तो ये जो पेस्ट है ये क्या हो गया, पेस्टल एनालिसिस हो गया, ठीक है। सो लेट अस स्टडी फर्स्ट, दैट इज P फॉर पॉलिटिकल फैक्टर्स। तो पॉलिटिकल फैक्टर्स क्या है, किसी कंट्री का जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, ठीक है, दैट इज नोन एज अ पॉलिटिकल फैक्टर्स, या फिर ओवरऑल जो ग्लोबल या फिर वर्ल्ड में जो पॉलिटिकल कंडीशन चल रही है जो हमारे बिजनेसेस को या हमारी कंट्री को अफेक्ट करती है, दैट इज नोन एज अ पॉलिटिकल फैक्टर्स, ठीक है। देखो देखो एट प्रेजेंट टाइम चाइना और इंडिया का वॉर चल रहा है, ठीक है, गलवान एरिया में, आपका अरुणाचल प्रदेश में वॉर चल रहा है, बिकॉज ऑफ दैट क्या करता था, इंडिया ने चाइनीज प्रोडक्ट पूरी तरीके से बैन कर दिया, पबजी बैन कर दिया, चाइनीज ऐप्स बैन कर दिए हैं, ठीक है। पाकिस्तान के साथ तो कोई ट्रेड होता ही नहीं है, उनके साथ तो पहले से ही प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट आप देखो अभी अफगानिस्तान में तालिबान वाला इशू चल रहा है। सो ये सारे जो पॉलिटिकल कंडीशंस होते हैं ये भी जो होते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट को, ये बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। सो अंडर दिस हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या होता है कि व्हाट काइंड ऑफ अ गवर्नमेंट लीडरशिप इज इम्पैक्टिंग द बिजनेस डिसीजंस ऑफ द फर्म, कि ऐसा कौन सा तरीका, कौन सा गवर्नमेंट है या गवर्नमेंट लीडरशिप है जो हमारे बिजनेस डिसीजंस को अफेक्ट करता है। जैसे कि लेट अस सपोज हम एग्जांपल लेते हैं इंडिया एंड चाइना का ही, तो इंडिया एंड चाइना में पहले कितना ट्रेड होता था, हमारे इंडिया में इतने चाइनीज प्रोडक्ट्स थे, इतने चाइनीज एप्स थे जो हम फ्रिक्वेंटली यूज करते थे, बट आफ्टर द सर्टेन टाइम पीरियड जब पॉलिटी में चेंजेस आए एंड आपका चाइना और इंडिया का जो है क्या हुआ, क्या कहते हैं, फाइट हुआ, वॉर हुआ इन गलवान वैली, ठीक है, आपका जो लेह लद्दाख के पास जो गलवान है, ठीक है। बिकॉज ऑफ दैट क्या हुआ, गवर्नमेंट ने क्या किया, इंडियन गवर्नमेंट ने सारे एप्स बैन कर दिए, तो आप जो है चाइनीज एप्स यूज नहीं करते हो, बट स्टिल पीपल आर यूजिंग, वो अलग बात है, बट गवर्नमेंट की तरफ से बैंड है, एंड Yes, चाइनीज ma'am. चाइनीज प्रोडक्ट्स हैं वो बैंड है, ठीक है। आप चाइनीज प्रोडक्ट्स अब खरीद नहीं सकते हो, हाँ जो ऑलरेडी मार्केट में आ गए हैं वो अभी खरीद रहे हैं, चल रहा है, बट अब चाइनीज प्रोडक्ट्स आना वैसे कम हो गया है, ठीक है। सो क्या क्या फैक्टर्स है जो हम स्टडी करते हैं, क्या क्या पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं स्पेसिफिकली जो हम स्टडी करते हैं अंडर द पॉलिटिकल सिचुएशन, P फॉर पॉलिटिकल फैक्टर, दैट इज गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या है टूवर्ड्स द बिजनेसेस, टैक्सेस क्या चल रहे हैं, लॉ क्या है, टेरिफ्स क्या है, ठीक है। जैसे आपका एक एंटी डंपिंग ड्यूटी होती है, व्हाट इज एंटी डंपिंग ड्यूटी, टेल मी, एंटी डंपिंग ड्यूटी, what is anti dumping duty, do you know, tell me quickly, if you know then tell me, and don't know तो please tell that ma'am we don't know, बताओ what is anti dumping duty, Don't know, ma'am. don't know, फाइनेंस के स्टूडेंट होके भी ये बोलोगे कि टेरिफ्स, लॉ टेरिफ्स, नॉन टेरिफ्स, एंटी डंपिंग ड्यूटी, कंपनसेंट्री, ये ड्यूटी, ग्लोबल इक्वलाइजेशन लेवी, ये सब नहीं जानते हो तुम लोग, चलो अच्छी बात है नहीं जानते हो तो। ओके, सो एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या होता है, देखो चाइना में क्या होता है, प्रोडक्ट जो है बहुत कम दाम में, चीप कॉस्ट में मैन्युफैक्चर हो जाता है, ठीक है, बिकॉज वहाँ पे लेबर फोर्स ज़्यादा है, ठीक है। सो एज यू नो, आप देखे होंगे जो मार्केट में बहुत सारे जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट हैं या इलेक्ट्रिकल के भी चीज़ें हैं, वो क्या होते हैं, बहुत सस्ते दामों में मिलते हैं, बहुत ही सस्ता। तो चाइना में क्या होता है, वो बहुत ही सस्ते दामों में प्रोड्यूस हो जाता है। सपोज ये प्रोडक्ट है जो चाइना में 5 इंडियन रुपीज़ के हिसाब से देखा जाए तो 5 रुपीज़ में वहाँ प्रोड्यूस हो जाता है। तो अब देखो चाइना में तो ऑलरेडी इतने सारे लोग हैं जो सेम टाइप के प्रोडक्ट्स बहुत सारे मैन्युफैक्चर कर लेते हैं, अब चाइना में उतनी नीड नहीं है, तो चाइना क्या करेगा, इसको यहाँ से उठा के इंडिया में भेज देगा,
ठीक है, एंड उसकी कंट्री में जो कॉस्ट पड़ रहा था उस कॉस्ट से भी कम दाम में इंडिया में सेल करने की कोशिश करेगा, सो दैट वो क्या कर सके, कम से कम कुछ तो रेवेन्यू जनरेट कर सके, ताकि उसका जो कॉस्ट है वो कम से कम वो रिकवर हो जाए। ठीक है, उसका प्रॉफिट तो छोड़ दो। तो क्या होता है कि वो जिस कॉस्ट में वो चाइना में सेल कर रहे थे उससे भी कम कॉस्ट में वो इंडिया में क्या करते हैं, उस प्रोडक्ट को सेंड कर देते हैं, या व्हाट वी कैन से डंप कर देते हैं, क्योंकि उनकी उनकी कंट्री में एक्स्ट्रा हो गया था वो प्रोडक्ट। ठीक है, सो क्या करता है इंडिया जो है इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए उस उन प्रोडक्ट्स पे क्या करता है, एक एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाता है, कि जो जो प्रोडक्ट्स डंप किए जा रहे थे सस्ते दामों में इंडिया में, उनको क्या करने, बैन करने के लिए, या फिर उनका जो कॉस्ट है इंडियन प्रोडक्ट के कॉस्ट के इक्वल लाने के लिए एक ड्यूटी लगती है, दैट इज नोन एज एंटी डंपिंग ड्यूटी। अभी समझ में आया व्हाट इज एंटी डंपिंग ड्यूटी? Yes, ma'am. अंडरस्टूड? Yes, ma'am. ओके। Yes, ma'am. ओके, सो क्या क्या फैक्टर्स, पॉलिटिकल फैक्टर्स है, गवर्नमेंट पॉलिसीज, टैक्सेस, लॉज एंड टैरिफ्स, स्टेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट एंड एंट्री मोड रेगुलेशंस। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज ई फॉर इकोनॉमिक फैक्टर्स। क्या क्या इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं जो हमारे बिजनेस को अफेक्ट करते हैं? ठीक है, सो बेसिकली इकोनॉमिक फैक्टर, एज यू नो कि इंडियन इकोनॉमी का स्टेट क्या है अभी, दैट इज नॉट मच वेल बिकॉज ऑफ कोविड-19 लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे बिजनेसेस अफेक्ट हुए हैं। सो बिकॉज ऑफ दिस इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ अ कंट्री और डिटर्मिनेंट्स ऑफ एन इकोनॉमी, स्टेट का जो अदर रूल्स एंड रेगुलेशंस रिलेटेड टू द इकोनॉमी जो है बिजनेस को अफेक्ट करती है। सो दिस आर द फैक्टर्स दैट कंक्लूड द डायरेक्शन इन विच द इकोनॉमी माइट मूव। ठीक है, इकोनॉमी क्या करे, इकोनॉमी जो है मूव करेगी। सो इट हेल्प्स टू सेटअप द स्ट्रेटजीज इन लाइन विद द चेंज। ठीक है, ये क्या करता है, हेल्प करता है कि हम कुछ ऐसे स्ट्रेटजीज सेटअप करें जो क्या करें, चेंज को फैसिलिटेट करें हमारे बिजनेस में। ठीक है, सो इकोनॉमिक फैक्टर विच अफेक्ट योर बिजनेसेस आर लाइक इन्फ्लेशन रेट। ठीक है, महंगाई दर क्या चल रही है बिजनेस आपके कंट्री की इकोनॉमी में, इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है, क्योंकि बिकॉज अल्टीमेटली बिजनेस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको लोन लेना पड़ेगा। ठीक है, इक्विटी शेयर्स लेने पड़ेंगे। ठीक है, जो भी चीजें हैं उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अल्टीमेटली पे करना पड़ेगा। सपोज लोन है तो लोन के लिए क्या है, हमको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट रेट अगर महंगा हो गया तो क्या होगा, लोन भी नहीं लेना पसंद करेंगे एंटरप्रेन्योर्स। ठीक है, इससे बिजनेस अफेक्ट होगा। डिस्पोजेबल इनकम ऑफ द बायर्स की डिस्पोजेबल इनकम कितनी है, अगर बायर्स की डिस्पोजेबल इनकम ज्यादा है तो प्रोडक्ट जो है मार्केट में ज्यादा सेल होंगे। कॉमन सी बात है ना, अगर एक इंसान के पास 100 रुपया है तो वो क्या करेगा, उनमें से कम 20 रुपए सेव करने की कोशिश करेगा, 80 रुपया खर्चेगा। अगर किसी पर्सन के पास 1000 रुपीज है तो वो क्या करेगा, उसमें से 200 रुपीज सेव करेगा, 800 रुपीज स्पेंड करेगा। ठीक है, सो ये क्या होता है, डिस्पोजेबल इनकम ऑफ द बायर की जितना ज्यादा डिस्पोजेबल इनकम होगा उतना मार्केट में प्रोडक्ट सेल होंगे। क्रेडिट अवेलेबिलिटी, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, द मॉनेटरी और फिजिकल पॉलिसीज एंड फॉरेन एक्सचेंज रेट। ठीक है, नेक्स्ट इज एस फॉर सोशल फैक्टर्स। तो व्हाट आर द सोशल फैक्टर्स, लाइक आपकी जो कंट्री के कल्चर है, ठीक है, आपके रिलीजन है, आपके रीजन वाइज एरिया है, जो ये सारे जो फैक्टर्स होते हैं, सोशल नॉर्म्स है, आपका पीपल का क्या थिंकिंग है, सोच है। ठीक है, उस एरिया का क्या कहते हैं, व्हाट डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या है, ये जो है आपके सोशल फैक्टर्स में आते हैं। ठीक है, सो कंट्री जो होती है वेरी करती है फ्रॉम ईच अदर, एंड ईच कंट्री हैज अ डिस्टिंक्टिव माइंडसेट। ईच कंट्री का डिस्टिंक्टिव माइंडसेट होता है, बिकॉज इंडिया का माइंडसेट इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द चाइना, एंड द सेम केस विद द पाकिस्तान। पाकिस्तान क्या है, टोटल मुस्लिम कंट्री है, और वी कैन से इस्लामिक कंट्री है, तो इस्लामिक शरिया लॉ को फॉलो करती है। ठीक है, वहां पे अभी भी विमेंस जो है बुरखा में रहती हैं। ठीक है, ये सारे जो माइंडसेट है वो भी बिजनेसेस को इफेक्ट करते हैं। एंड इंडिया में क्या है, इंडिया में लाइक पीपल आर नॉट दैट मच लाइक, ऐसा नहीं है कि आपको फॉलो करना ही करना है, इट्स डिपेंड्स अपॉन द जो फैमिली है, फैमिली के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे इंडियन पीपल्स जनरली प्रिफर टू वियर द साड़ी। ठीक है, तो यहाँ साड़ी की मैन्युफैक्चरिंग बहुत होती है। एंड पाकिस्तान में क्या होता है, पाकिस्तानी फीमेल जनरली प्रेफर टू वियर सूट एंड अलोंग विद बुरखा। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट वहां पे मैन्युफैक्चरिंग होती है। एंड दीज एटीट्यूड्स हैव एन इम्पैक्ट ऑन द बिजनेसेस एज वेल। एंड दिस सोशल फैक्टर्स क्या क्या होते हैं जो आपके प्रोडक्ट के सेल्स एंड सर्विसेज को अफेक्ट करते हैं, लाइक कल्चरल इम्प्लीकेशंस क्या है, जो मैंने बताया, साड़ी एंड सूट विद बुरखा का जो एग्जाम्पल दिया। सूट यहाँ भी पहनते हैं, जैसे वी पीपल ऑल्सो प्रेफर टू वियर सूट, बट वी आर नॉट प्रेफरिंग टू वियर बुरखा। ठीक है, सो वहाँ बुरखा की सेल है तो वहाँ बुरखा बनता है, इंडिया में भी बनता है, बट इन वेरी लेस क्वांटिटी। नेक्स्ट इज जेंडर एंड कनेक्टेड डेमोग्राफिक्स, जैसे फीमेल है, मेल है। ठीक है, इनका जो जेंडर है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट अलग डेमोग्राफिक्स होता है। व्हाट इज द डेमोग्राफिक्स मींस योर एज, लाइफस्टाइल, योर फैमिली साइज। ठीक है, एंड उनका जो है थिंकिंग लेवल, ये जो है सब डेमोग्राफिक डिविडेंड में आते हैं। नेक्स्ट इज सोशल लाइफस्टाइल।
ठीक है। नेक्स्ट इज डोमेस्टिक स्ट्रक्चर की न्यूक्लियर फैमिली है, जॉइंट फैमिली, लार्ज फैमिली है, एंड जो हमारी घर का जो है स्ट्रक्चर क्या है, सोचना क्या है, उनकी थिंकिंग लेवल क्या है। एजुकेशनल लेवल, सो आफ्टर द लाइक एजुकेशनल रिवॉल्यूशन क्या हुआ है, नाउ पीपल विल प्रिफर लाइक कुछ ऐसी चीजें होनी चाहिए जो आपका जो पहले जो बाउंडेशन होते थे फीमेल के ऊपर, जैसे फीमेल को साड़ी ही पहननी है आफ्टर द मैरिज एंड उनको इतना घूंघट लेके रखना है, बट ये सारी चीजें आफ्टर द पर्टिकुलर टाइम पीरियड नाउ चेंज हो रही है। नाउ आफ्टर द मैरिज द फीमेल और अ वुमेन कैन वेयर द सूट एज वेल। ठीक है, सो ये एजुकेशन लेवल की वजह से ये सारी चीजों में चेंजेस आए। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ इज ऑल्सो द फैक्टर, सोशल फैक्टर विच अफेक्ट द बिजनेस। नेक्स्ट इज टी फॉर टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स। ठीक है, एज यू नो दैट टेक्नोलॉजी इज समथिंग विच इज चेंजिंग वेरी फास्ट, ठीक है, एंड एडवांसिंग कंटिन्यूसली, बिकॉज ऑफ दैट इट विल अफेक्ट द बिजनेस। सो दिस विल हेल्प टू स्टे अप ऑन द डेट विद द चेंज। ठीक है, इससे क्या होता है, हम अप टू डेट रहते हैं विद द चेंजेस, एंड जो भी चेंजेस आ रहे हैं या न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है हम उसको अपने बिजनेस में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। सो टेक्नोलॉजी क्या होती है, चेंज होती है एवरी मिनट एवरी सेकेंड टाइम, आपकी जो है टेक्नोलॉजी चेंज होती है, बिकॉज अ लॉट ऑफ इन्वेंटर्स आर देयर जो नए एप्स बना रहे होते हैं, न्यू टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे होते हैं। ठीक है, सो वी मस्ट नीड टू कनेक्ट विद ईच एंड एवरी टाइम विद द न्यू टेक्नोलॉजी से हमको कनेक्ट रहना जरूरी है, एंड ट्राई टू इनकॉर्पोरेट दैट टेक्नोलॉजी इन अवर वर्क प्रोफाइल, इन अवर पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ एज वेल। सो क्या क्या टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स है जो बिजनेस को अफेक्ट करते हैं या कंज्यूमर को अफेक्ट करते हैं, दैट इज फर्म्स कैन यूज दिस फैक्टर्स फॉर देयर बेनिफिट। ठीक है, ये जो टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स है उसको फर्म्स यूज कर सकते हैं फॉर देयर बेनिफिट्स। न्यू डिस्कवरीज को यूज कर सकते हैं। रेट ऑफ टेक्नोलॉजिकल एब्सोलेंसेस जो होता है वो बहुत हाई है। एब्सोलेंसेस मीन्स क्या कहते हैं, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी। जैसे आपने आज एक रोबोटिक या रोबोट या मशीनरी बनाई लगाई है अपने प्रोडक्शन शेड्यूल में, जिससे आपका जो प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग है वो जल्दी हो जा रही है, आपको लेबर जो है कम लग रहा है, आपका टाइम कम लग रहा है। ठीक है, बट आफ्टर द 1 ईयर या फिर आफ्टर 2 ईयर ही क्या होगा, आपका जो ये रोबोटिक सिस्टम जो आपने लगाया है आपके प्रोडक्शन शेड्यूल में मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, वो क्या हो जाएगा, आउटडेटेड हो जाएगा। हो सकता है सेम कंपनी ने सेम सेम जो रोबोट जो सिस्टम बनाया था उसमें कुछ न्यू एडवांसमेंट कर दिया। सो यहाँ जो होता है रेट ऑफ ऑब्सोलेंसेस, टेक्नोलॉजी ऑब्सोलेंसेस जो होती है वो बहुत हाई होती है। नेक्स्ट इज रेट ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, ये भी बहुत हाई होती है कि जो रैपिड टेक्नोलॉजी जो है वो रैपिडली चेंज हो रही है। एंड इनोवेटिव टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म होता है। ठीक है, नए नए टेक्नोलॉजीज होते हैं, इनोवेट हो के आते रहते हैं। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट, दैट इज एल फॉर लीगल फ्रेमवर्क और लीगल फैक्टर्स। सो लीगल फैक्टर मीन्स जो जो भी चीजें हैं रिलेटेड टू द लॉ। ठीक है, लॉ विच आर मेड बाय अवर लेजिस्लेचर। ठीक है, दैट इज लेजिस्लेटिव चेंजेस दैट कैन टेक प्लेस फ्रॉम टाइम टू टाइम। मीन्स लॉज कौन कौन बनाता है, पार्लियामेंट बना सकता है, लोकसभा राज्यसभा, या तो स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज बना सकती हैं। ठीक है, सो मेनी ऑफ दिस चेंजेस विल अफेक्ट द बिजनेस एनवायरमेंट। जो लॉ में चेंजेस होते हैं या फिर रूल्स एंड रेगुलेशंस के न्यू चेंजेस होते हैं, ये जो क्या होते हैं बिजनेस एनवायरमेंट को अफेक्ट करते हैं। So if a regulatory body set up a regulation for the industries, for example, that the law would impact on a industry and a business of in that economy. ठीक है, सो द बिजनेसेस शुड ऑल्सो एनालाइज द लीगल डेवलपमेंट इन द रेस्पेक्टिव इन्वायरमेंट, की लीगल क्या क्या डेवलपमेंट हो रहे हैं, लॉज क्या डेवलपमेंट हो रहे हैं। ठीक है, उन सबको हमको ध्यान रखना है। जैसे प्रोडक्ट रेगुलेशन, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जैसे कुछ एक्सप्लोजिव इंडस्ट्रीज होती हैं ना। सो एक्सप्लोजिव इंडस्ट्रीज में क्या होता है, रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं कि कुछ एक्सप्लोजिव चीजें हैं उनको आपको एक सर्टेन टेम्परेचर में मेंटेन करना है, तो उनको फॉलो करना है, एक सर्टेन स्टैंडर्ड होना चाहिए, सर्टेन नॉर्म्स होने चाहिए, सेफ्टी को फॉलो करना है अगर कोई एक्सप्लोजिव इंडस्ट्री है तो। ठीक है, ये हो गया आपका प्रोडक्ट रेगुलेशन। एम्प्लॉयमेंट रेगुलेशन, जैसे कि आपका जो बना हुआ है कि आपको कोटा देना है ST SC एंड OBC का। ठीक है, कोटा तो एज यू नो कि रिजर्वेशन कोटा जो है फिक्स है सबके लिए। एंड इवन अभी एक नया आ गया इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ये हो गया आपका एम्प्लॉयमेंट रेगुलेशंस को फॉलो करना है। कॉम्पिटिटिव रेगुलेशन, इसके लिए एक बनाया गया है एक कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, ये चेक करता है कि किसी भी तरह का अनफेयर कॉम्पिटिशन तो नहीं हो रहा है बिटवीन द इंडस्ट्रीज। ठीक है, ऐसा तो कोई इंडस्ट्री नहीं है जो किसी दूसरी इंडस्ट्री को क्या कर रही है, परेशान करके अपनी इंडस्ट्री सेटअप कर रही है, या फिर उनको दोनों के बीच किसी भी टाइप की राइवलरी की वजह से कस्टमर्स को नुकसान ना हो। ठीक है, फेयर कॉम्पिटिशन होना चाहिए। नेक्स्ट इज पेटेंट इन्फ्रिजनमेंट, जो मैंने आपको पढ़ाया था बिजनेस लॉ में, पेटेंट एक्ट पढ़ाया था, पेटेंट एक्ट, यस यस मैम। और नो, पढ़ाया था ना। सो उस पेटेंट में भी बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस है कि पेटेंट कैसे फॉलो होने चाहिए, क्या हम कंपलसरी लाइसेंसिंग दे सकते हैं किसी पेटेंट का या नहीं दे सकते। वैसे कंपलसरी लाइसेंसिंग देना ये तो गवर्नमेंट के हैंड में होता है। कंपलसरी लाइसेंसिंग क्या होती है, आई हैव ऑलरेडी टॉट, टेल मी व्हाट इज कंपलसरी लाइसेंसिंग, व्हाट इज कंपलसरी लाइसेंसिंग, डू यू नो, you people know or not?
हो गया तुम लोगों का आगे का पार्ट, पीछे का सा पार्ट चलता है। सो कंपलसरी लाइसेंसिंग क्या होती है? सपोज कोई एक इन्वेंटर है, ठीक है, उसने क्या किया, एक न्यू टेक्नोलॉजी या फिर कोई नया प्रोडक्ट या प्रोसेस क्या कहते हैं, डेवलप किया है। तो अब क्या करेगा वो, उसको पेटेंट ऑफिस अपने पेटेंट के लिए लगाएगा। सो वो पेटेंट क्या होगा, एक इन्वेंटर के नाम पे मिल गया है, ठीक है। सो अब क्या है, अगर गवर्नमेंट को लगता है कि इस इन्वेंशन से अगर हम कुछ अच्छा और नया कुछ चीज बनाए जो जेनरिक हो, इतना कॉस्टली ना हो, जो लोगों को या फिर जो हमारे नॉर्मल पीपल हैं या जो कस्टमर है उनके लिए मोर बेनिफिशियल हो, तो हम क्या करता है, हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, बिकॉज ये पेटेंट जो है अभी हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट देता है ना पेटेंट का जो सर्टिफिकेट है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा, कुछ अदर इंडस्ट्रीज है या कुछ ऐसे अलग लोग हैं जो सेम चीजों को ना यूज करके थोड़ा थोड़ा जेनरिक चीजें, जेनरिक मीन्स थोड़ी सस्ती चीजें यूज करके वैसे प्रोडक्ट बना सके जो लोगों के लिए बेनिफिशियल हो, ठीक है, कस्टमर के लिए हेल्पफुल हो। तो उनको क्या करता है, एक सर्टिफिकेट देता है, दैट इज नोन एज अ कंपलसरी लाइसेंसिंग। लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ कोविड के की वैक्सीन की बात करते हैं, ठीक है। तो सपोज कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी है ए, उसने क्या किया, कोविड का एक वैक्सीन डेवलप किया। बट क्या हुआ कि बिकॉज इसके लिए क्या करना पड़ता है, हमको बहुत सारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना पड़ता है, तो इसमें बहुत खर्चे होते हैं, बहुत ज्यादा फंड्स लगता है, पैसे बहुत लगते हैं। तो इसने क्या किया, ए ने क्या किया, अप्लाई किया सेंट्रल गवर्नमेंट को, एंड सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, उसको ले आया, पेटेंट दे दिया। तो बट सेंट्रल गवर्नमेंट को लगा कि कोविड का जब केसेस बहुत इंक्रीज होने लग गए, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को लगा कि अगर हम ये सेम चीजें का कंपलसरी लाइसेंसिंग अगर हम किसी जनरल जो फार्मा कंपनी है, किसी अदर फार्मा कंपनी को दे देंगे, दैट इज बी फार्मा कंपनी को दे देंगे, तो वो क्या है, कुछ जेनरिक वैक्सीन डेवलप कर देगा जिसकी वजह से कोविड-19 के जो पेशेंट्स है वो क्या करेंगे, अपनी बीमारी से रिकवर हो जाएंगे, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, कंपनी बी को एक कंपलसरी लाइसेंसिंग दे दिया, ठीक है। सो दैट प्रोसेस इज नोन एज अ कंपलसरी लाइसेंसिंग। समझ में आया व्हाट इज कंपलसरी लाइसेंसिंग? हैव यू अंडरस्टूड? यस मैम। Yes, ma'am. बस एक को समझ में आया? एंड व्हाट अबाउट अदर्स, बाकियों को? हाँ नहीं कुछ बोलोगे या फिर सो रहे हैं सारे के सारे? नेक्स्ट इज हेल्थ एंड सेफ्टी रेगुलेशंस, ठीक है। हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेटेड रेगुलेशंस होते हैं कि आपको ग्लव्स पहनना है, हेलमेट पहनना है, ओवरकोट या फिर एप्रन पहनना है, ठीक है। हेल्थ के लिए आपका है वेंटिलेशन होना चाहिए, लाइटिंग फैसिलिटी होनी चाहिए, ये मैंने आपको पढ़ाया प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट में, ठीक है, जब मैंने कुछ टॉपिक रीड कराया था, आई डोंट डोंट रिमेम्बर, ठीक है। सो नेक्स्ट है आपका ई फॉर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, ठीक है। सो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स मीन्स जो भी इन्वायरमेंट में चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। एज यू नो कि बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रीज, बिकॉज ऑफ मोटर व्हीकल, बिकॉज ऑफ योर प्लांट, ठीक है, जो आयरन स्टील प्लांट है, कोल जो बर्न होता है, ठीक है, आपका पेट्रोलियम बर्न होता है, इसकी वजह से क्या हो रहा है, बहुत सारे पॉल्यूशन हो रहे हैं। तो पॉल्यूशन की वजह से क्या होता है, हमारा जो इन्वायरमेंट है वो डिग्रेड हो रहा है। आजकल मानसून का जो टाइम है वो भी फ्लक्चुएट हो गया है, एल नीनो लानिनो की कंडीशंस भी आती रहती हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट देखो गर्मी कितनी बढ़ गई है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, ठीक है। सो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में क्या क्या आता है, आपका लोकेशन विच इन्फ्लुएंस द बिजनेस ट्रेंड, कि कौन से लोकेशन में आप बिजनेस अपना एस्टेब्लिश करेंगे जो आपके बिजनेसेस को क्या होगा, इनहेंस करेगा या फिर सेल को इंक्रीज करेगा। चेंजेस इन अ क्लाइमेट विच कैन अफेक्ट द ट्रेड, ठीक है। सो लेट अस सपोज इट इज अ पेरिशेबल गुड्स, ठीक है, जो आप बिजनेस कर रहे हो, जैसे कि आपका है मिल्क या डेयरी प्रोडक्ट है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको क्लोज क्लोजर टू द अर्बन एरिया सेटअप करना पड़ेगा, बिकॉज जितना फार होगा और उसको ट्रांसपोर्ट करके लाने में उतना चांसेस है कि आपका जो मिल्क है या फिर बटर है, पनीर है, जो भी चीज़ है वो डेयरी प्रोडक्ट खराब हो सकता है, ठीक है। बिकॉज हीट बहुत होती है, एज यू नो कि हम जो क्या है सेंट्रल इंडिया में रहते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, कॉन्टिनेंटल इफेक्ट होता है, तो यहाँ पे क्या होता है, टेम्परेचर बहुत हाई होता है यहाँ, जो हमारा जो एवरेज टेम्परेचर है वो तो एज यू ऑल नो नॉर्मली कितना हाई होता है, एमपी छत्तीसगढ़ के लोगों को तो पता ही होगा, इवन नागपुर आसपास के एरिया में। नाउ नेक्स्ट इज कंज्यूमर रिएक्शंस टू द particular offering can also be an issue most often, which will affect the agri business, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि जो डेयरी है, डेयरी से रिलेटेड फार्म है, फिशरीज है, हॉर्टिकल्चर है, ठीक है, फिशी कल्चर है, एंड आपका जो पैडी है, जो कल्टीवेशन करते हैं हम लोग, जो धान का, गेहूं का, वीट का, ठीक है, ये सब जो है एग्री बिजनेसेस, ये जो है सबसे ज्यादा इफेक्ट होते हैं बिकॉज ऑफ एनवायरमेंट, बिकॉज ऑफ दैट क्या होता है, देखो अभी रेनी सीजन है, अगर रेन प्रॉपर नहीं होगा तो आपका पैडी कल्टीवेशन ढंग से नहीं होगा, ठीक है, बिकॉज पैडी के लिए बहुत ज्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट है,
ठीक है। सो दिस आर द इन्वायरमेंटल फैक्टर्स विच अफेक्ट द बिजनेसेस, लाइक ज्योग्राफिकल लोकेशन, कि हम कौन से लोकेशन में रहते हैं, कि हमारा पेनिनसुलर इंडिया में रहते हैं, नॉर्थ ईस्ट में रहते हैं, वेस्ट में रहते हैं, सेंट्रल इंडिया में रहते हैं, या फिर हम लोग हायर एल्टीट्यूड या हिमालयन एरिया में रहते हैं। द क्लाइमेट ऑफ एंड वेदर, की कितना हीट है, कितना टेम्परेचर है, कितनी ह्यूमिडिटी है, ठीक है, दिस विल ऑल्सो अफेक्ट। नेक्स्ट इज वेस्ट डिस्पोजल लॉज, ठीक है, जो वाटर वेस्ट निकलता है इंडस्ट्री से, हम उनको क्या करें, सबसे पहले ट्रीट करें, ट्रीट करके क्या करें, हम उनको प्यूरिफाई करें, आफ्टर दैट हम क्या करें, उनको रिवर में या फिर स्ट्रीम्स में क्या करते हैं, उसको छोड़ें, ठीक है, बिना ट्रीट किए नहीं छोड़ना, अदरवाइज क्या होगा, रिवर का वाटर पॉल्यूट होगा। एज यू नो, गंगा कितना पॉल्यूशन हो गया था, यमुना पूरी पॉल्यूट हो गई है ना। नेक्स्ट इज एनर्जी कंजम्पशन रेगुलेशंस, की हमको एनर्जी क्या है, ऐसे प्रोडक्ट्स खरीदने हैं जिनमें क्या होता है, एनर्जी सेविंग होती है, या फिर 5 स्टार रेटिंग के प्रोडक्ट्स होते हैं, जिससे क्या होगा, आपका एनर्जी जो है कंज्यूम होगा, आपकी एनर्जी लेस नीड होगी। नेक्स्ट इज पीपल्स एटीट्यूड टुवर्ड्स द एनवायरमेंट, क्या है कि हमको पीपल को भी अवेयर करना है कि आपका जो एनवायरमेंट है, दैट इज नॉट ओनली फॉर योर, दैट इज ऑल्सो फॉर योर फ्यूचर जनरेशंस, ठीक है। सो पीपल का जो एटीट्यूड है उसको भी हमको क्या करना है, बेटर करना है, पीपल को हमको अवेयर करना है अबाउट द एनवायरमेंट एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो बिजनेसेस की वजह से अफेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज अबाउट योर पेस्टल एनालिसिस। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज 5 सिंपल स्टेप्स फॉर एनवायरमेंटल एनालिसिस, की एनवायरमेंटल एनालिसिस करने के लिए हमको क्या है, कुछ 5 इजी स्टेप्स करने हैं। तो फर्स्ट वन इज अंडरस्टैंड ऑल द एनवायरमेंटल फैक्टर्स बिफोर मूविंग टू द नेक्स्ट स्टेप, कि सारे इन्वायरमेंट के जितने भी फैक्टर्स हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ों को क्या करें, हम लोग सबसे पहले स्टडी करें। जैसे हमने पढ़ा था इंटरनल फैक्टर्स, एक्सटर्नल फैक्टर्स, मैम ने पढ़ाया होगा, बिजनेस एनवायरमेंट के फैक्टर्स पढ़े ना, हैव यू स्टडीड इन मार्केटिंग, यस और नो? प्लीज डोंट टेल कि मैम नहीं Yes, पढ़ाई है, ma'am. क्योंकि मेरे सामने ही पढ़ाई है, ठीक है। उन्होंने पढ़ाया इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, इंटरनल फैक्टर्स, एक्सटर्नल फैक्टर्स, मैक्रो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, माइक्रो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, ठीक है। हम क्या करेंगे, सारे जो फैक्टर्स हैं उसको सबसे पहले स्टडी करेंगे बिफोर मूविंग टू द फर्दर नेक्स्ट स्टेप में जाने से पहले। नेक्स्ट इज सेकंड है, कलेक्ट करेंगे ऑल द रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू ऑल दिस फैक्टर्स, की ये सारे फैक्टर्स कैसे हमारे बिजनेस को अफेक्ट कर सकते हैं, कैसे हमारे बिजनेस को मेक कर सकते हैं या मार कर सकते हैं, ठीक है। नाउ कम्स टू द थर्ड, दैट इज आइडेंटिफाई द अपॉर्चुनिटीज फॉर योर बिजनेस। बेसिकली हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, फोर्थ एंड थर्ड एंड फोर्थ स्टेप में स्वॉट करेंगे, स्वॉट एनालिसिस, ठीक है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। तो हम लोग थर्ड में क्या करेंगे, अपॉर्चुनिटीज फाइंड आउट करेंगे कि कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज हमारे बिजनेसेस के लिए अवेलेबल है, क्या हम उसको अपने बेनिफिट के लिए यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते, उनको आइडेंटिफाई करेंगे। नेक्स्ट फोर्थ में क्या करेंगे, रिकॉग्नाइज करेंगे थ्रेट टू द कंपनी, या ऐसी चीजें जो कंपनी को प्रॉब्लम दे सकती हैं, कंपनी के प्रोडक्शन को हैम्पर कर सकती हैं, कंपनी के लिए बेनिफिशियल नहीं होंगी, उन चीजों को रिकॉग्नाइज करना है, उनको उनको रिमूव करना या फिर रिड्यूस करने की कोशिश करना। नाउ फिफ्थ एंड फाइनल स्टेप इज टू टेक द एक्शन, मींस फाइनली आपका जो प्रोडक्शन है वो स्टार्ट हो जाएगा, या फिर आपका कोई भी प्रॉब्लम था उसको रिमूव करने के लिए जो हमको एक्शन लेना है वो स्टार्ट हो जाएगा। सो दिस आर द 5 सिंपल स्टेप्स ऑफ एनवायरमेंटल एनालिसिस। So this comes to the end of your unit 3.